हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। आज का हमारा ये जो सेशन है इसमें हम स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग से जुड़े हुए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि हम कर रहे हैं, हमारी एक श्रृंखला चल रही है जिसमें हम लगातार वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अलग अलग तरह के अलग अलग एग्जाम्स में पूछे हुए अलग अलग टॉपिक से जो इस सब्जेक्ट के हिस्सा है उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग लगातार कर रहे हैं। तो आज का ये सेशन भी उसी के लिए है। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग शुरू करते हैं अपना सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which commission recommended for the first time the need for vocational education in India? Which commission recommended for the first time the need for vocational education in India? भारत में पहली बार कौन से आयोग ने भारत में पहली बार कौन से आयोग ने वोकेशनल एजुकेशन की जरूरत पर या आवश्यकता पर बल दिया था या उसकी सिफारिश की थी? ए है वुड्स डिस्पैच 1854, बी है इंडियन एजुकेशन कमीशन 1982, सी है वुड एबॉट एडवाइजरी कमिटी 1936 एंड डी इज मुदलियार कमीशन 1952-1953। किस कमीशन ने पहली बार भारत में वोकेशनल एजुकेशन यानी व्यवसायिक शिक्षा की जरूरत को महसूस किया था और उसकी सिफारिश की थी? बेसिकली कि भारत में व्यवसायिक शिक्षा देना यानी वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करना जरूरी है और करना चाहिए। ये पहली बार कौन से कमीशन ने कहा था? कमीशन या कमिटी या डिस्पैच कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि कमीशन ही हो। यहाँ पे कमीशन लिखा है, कमीशन का मतलब कमेटी भी हो सकती है, कोई प्रोग्राम भी हो सकता है, डिस्पैच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। वुड्स डिस्पैच, इंडियन एजुकेशन कमीशन, वुड एबॉट एडवाइजरी कमेटी और मुदलियार कमीशन 1952-1956। So the correct answer is A, वुड डिस्पैच। सबसे पुराना यही है 1854। आपको स्वतंत्रता के बाद का नहीं बताना है, शुरुआत से ही बताना है। फर्स्ट पूछा है ना, फर्स्ट टाइम। ये तो नहीं पूछा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट टाइम। इसने क्या बोला है, बस फर्स्ट टाइम लिखा है क्वेश्चन में। ये नहीं कहा है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट टाइम। अगर आफ्टर इंडिपेंडेंस पूछता तो आप बता सकते थे, सिर्फ फर्स्ट बोला है। तो फर्स्ट मतलब ओवरऑल फर्स्ट। तो ओवरऑल फर्स्ट में क्या आएगा, वुड का डिस्पैच, जो कि आया था 1954 में, 1854 में, सॉरी, इवन बिफोर द क्राउन्स रूल, राइट। क्राउन का रूल जो है वो 1858 में आता है, ये उससे भी 4 साल पहले आ गया था कंपनी के शासन में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल है तब। ठीक है, तो वुड का डिस्पैच आया था जिसने कहा था कि इंडिया में अगर हमें अपने आप को थोड़ा सा और इंडस्ट्रियलाइज वगैरह करना है तो लोगों को थोड़ा सा वोकेशनली ट्रेन करना जरूरी है। हालांकि ऐसा किया नहीं गया, ये केवल एक मतलब डिसेप्शन जैसा था। ठीक है, तो प्रैक्टिकल का मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग ही होता है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का मतलब होता है वोकेशनल एजुकेशन, राइट। और वोकेशनल एजुकेशन को रिकमेंड किया था, रिकमेंडेशन करने की बात है। वोकेशनल एजुकेशन प्रैक्टिकल एजुकेशन को ही बोलते हैं और उसमें बेसिकली उसने रिकमेंडेशन किया था वुड के डिस्पैच में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following schemes or initiative is being implemented through DGT, Directorate General of Training? इनमें से कौन सी स्कीम या इनिशिएटिव ऐसा है जो डीजीटी के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है? ए है एटीएस, अंडर द एटीएस एक्ट 1961, बी है कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम, सी है पीडीओटी दैट इज प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन स्कीम, और चौथा है रोजगार मेला। ये 4 यहाँ पर स्कीम्स या इनिशिएटिव्स या प्रोग्राम्स जो भी है दिए हुए हैं, उनमें से आपको ये बताना है कि डीजीटी के अंतर्गत किसका इंप्लीमेंटेशन होता है? एटीएस का, कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम का दैट इज सीबीएस, पीडॉट का, या रोजगार मेला का?
किसका होता है आपको ये बताना है बेसिकली। इन चारों में से डी रोजगार मेला। और कोई? देखिए इसका जो आएगा ना, ये ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, एटीएस। एटीएस जो है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, ये डायरेक्टली जो है मतलब डीजीटी इसका इम्प्लीमेंटेशन करती है। एटीएस एटीएस का इम्प्लीमेंट कौन करता है? डीजीटी करता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। रोजगार मेला जो है, रोजगार मेला जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन, देखो रोजगार मेला कोई एक स्कीम नहीं है, कई सारे लोग रोजगार मेला लगाते हैं, बहुत सारी और अदर अलग बॉडीज है जो रोजगार मेला लगाती है, ठीक है। तो एटीएस जो है वो स्कीम है जिसका इम्प्लीमेंटेशन इसके अंदर होता है। रोजगार मेले का जहां तक सवाल है, स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाती है, उसमें अलग अलग एजेंसीज हैं वो लगाती हैं। तो डायरेक्टली रोजगार मेले का इसमें प्रावधान नहीं है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत भी रोजगार मेले का सृजन किया गया है। तो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन स्कीम की अगर हम बात करें तो एटीएस जो है, हालांकि ये संभव है, ये पॉसिबल है कि डीजीटी भी रोजगार मेलों का आयोजन करता है, लेकिन रोजगार मेला ये स्पेसिफिक नहीं दिया है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? एटीएस यहां पर लिखेंगे, ठीक है। और रोजगार मेला जो है वो जनरल चीज है जिसका इम्प्लीमेंटेशन कई लोग करते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं दिया कि कौन सा रोजगार मेला। तो द करेक्ट आंसर इज, और वैसे भी एटीएस का इम्प्लीमेंटेशन तो डीजीटी से होता ही है, तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not related to opportunities in SWOT analysis model? ठीक है। Which of the, वही मैं कह रहा हूं, इंस्ट्रक्शंस जारी करना और इंप्लीमेंटेशन करना ये भी अलग अलग चीजें हैं बेसिकली, राइट। डायरेक्टली इंप्लीमेंटेशन और वो अलग अलग चीजें हैं। और रोजगार मेला एक जनरलिस्टिक चीज है जिसमें कोई ऐसी, जैसे दिल्ली सरकार भी दिल्ली में लगाती है केजरीवाल की, स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती है अपने अपने, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अलग अलग बॉडीज रोजगार मेले लगाती है, तो उसका कोई वो तुक नहीं बनता। Which one of the following is not related to opportunities in SWOT analysis model? इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं ना, जहां आपको वो स्पेसिफिक ऑप्शन को चुनो। अगर आपको ऐसा जनरलिस्टिक, जब भी दो ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन हो, एक स्पेसिफिक हो और एक जनरलिस्टिक हो, तो हमेशा स्पेसिफिक ऑप्शन का चयन करना चाहिए जो क्रिस्टल क्लियर है, क्रिस्प है। जो वेग है, जो आधा अधूरा है, जनरलिस्टिक है, उसको छोड़ दो, क्योंकि आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो स्पेसिफिक, पिन पॉइंटेड, क्रिस्प पूछा जाता है, राइट। अब आपको ये बताना है, बोर नहीं है ये, और है, बोर लिखा हुआ है यहाँ पे, भी गलती से आ गया, प्रोडक्ट और सर्विस आ जाएगा ये। अब देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू अपॉर्चुनिटीज इन स्वॉट एनालिसिस? इनमें से क्या अपॉर्चुनिटी नहीं है? डिमांड फॉर प्रोडक्ट और सर्विस, नो कॉम्पिटिटर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्पिटिटर्स, और इजी एक्सेस टू मार्केट। इनमें से क्या जो है वो अपॉर्चुनिटी नहीं है? नहीं वाला बताना है। इनमें से किसको आप अपॉर्चुनिटी नहीं मानोगे बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से, ये आपको देखना है। इनमें से हम किसे अवसर नहीं मानेंगे, अपॉर्चुनिटी नहीं मानेंगे? बी, दैट इज नो कॉम्पिटिटर्स, डी, दैट इज इजी एक्सेस टू मार्केट, ए, दैट इज डिमांड फॉर। अरे भाई मुझे बताओ कि अगर किसी, मान लो बाजार में कोई प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड बढ़ जाती है और आप वो प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर करते हो, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है ना। उस समय आप अपने आप को फ्लरिश कर लो, कमा लो पैसे, या चमका लो इमेज, या थोड़ा सा भी आप मार्केट में ग्रो कर जाओ, तो ये तो अपॉर्चुनिटी है ही है ना। मान लो कि आपकी कंपनी कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाती है, या मान लो नहीं भी बनाती, आप स्टार्टअप ले रहे हो, और मान लो कि कोई चीज है या कोई सर्विस हो सकती है, वस्तु हो सकती है, प्रोडक्ट हो सकता है, जिसकी एकदम से डिमांड आती है किसी पर्टिकुलर वजह से, जैसे मास्क हो गया, कोविड के समय मास्क की डिमांड आ गई, है ना। तो उसकी डिमांड आती है और आप या तो उस फील्ड में हो या उसमें स्टार्टअप लेने की सोच रहे हो, तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है ना, क्योंकि उसमें बूम चल रहा है अभी, उस बूम का आप फायदा उठा सकते हो। तो ये तो अपॉर्चुनिटी है ही। अगर आपके प्रोडक्ट में या आपके सर्विस में, जो भी प्रोडक्ट और सर्विस आप करते हो काम, उसमें अगर डिमांड होती है तो
तो ये तो है ही है अपॉर्चुनिटी। फिर बी जो है नो कॉम्पिटिटर्स, अगर उस पर्टिकुलर फील्ड में आपका अकेला राज है, कोई कॉम्पिटिटर बड़े बड़े है नहीं, तो ये भी अपॉर्चुनिटी है। आप जितना चाहो अपने आप को ग्रो कर सकते हो, क्योंकि आपको चैलेंज करने वाला कोई कंपटीशन में नहीं है, तो आप लगातार बढ़त हासिल कर सकते हो, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। मान लो कि आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में आज इंदौर में उतरे, उस फील्ड में ज्यादा कंपटीशन नहीं है, तो ये आपके लिए मौका है कि आप उसमें आगे बढ़ जाओ। अगर कंपटीशन है तो वो फिर क्या होगा, वो चुनौती हो जाएगी, चैलेंज बन जाएगा आपके लिए, थ्रेट बन जाएगा, क्योंकि वो भी बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी अपॉर्चुनिटी है। फिर इजी एक्सेस टू मार्केट, ये भी अपॉर्चुनिटी है। मैं डी बता रहा हूं पहले, इजी एक्सेस टू मार्केट। मान लो आपकी लोकेशन ऐसी है कि मार्केट आपके यहाँ से नजदीक पड़ता है, तो आपके लिए डेफिनेटली इट्स एन अपॉर्चुनिटी, ये भी अपॉर्चुनिटी है। सी देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्पिटिटर्स, अरे कॉम्पिटिटर्स जितने होंगे वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, चैलेंज है, थ्रेट है। जितने ज्यादा आ जाएंगे लोग, उतना चुनौती ज्यादा बढ़ती जाएगी, तो वो अपॉर्चुनिटी कहां से आ जाएगी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटर जो है ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज सी फॉर कैलकाटा, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्पिटिटर। अगर कॉम्पिटिटर्स ज्यादा हैं तो ये आपके लिए कोई अच्छी बात थोड़ी है, क्योंकि फिर डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी ना। डिमांड है, मान लो कि डिमांड जितनी है वो कईयों में बढ़ जाएगी, और अगर कॉम्पिटिटर नहीं है तो सब आपसे ही खरीदेंगे, और अगर कॉम्पिटिटर्स है तो सारा मार्केट बढ़ जाएगा, तो फिर वो काहे की अपॉर्चुनिटी, वो तो आपके लिए खतरे की बात है। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है, राइट। आपको अपॉर्चुनिटी क्या नहीं है थोड़ा दिमाग से सोचो, मतलब ये नहीं है कि आपको पता ही होना चाहिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आप अप्लाई करोगे तो आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which statement is incorrect regarding प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है, गलत वाला बताना है। बस शुभम का एक का आंसर सही निकला पिछले क्वेश्चन का, बाकी सबने गलत गलत बताया। शुभम आपका सही है यार, आपने तुक्का लगाया है, सोच के बताया। कौन सा इनकरेक्ट है ये आपको बताना है। ए कह रहा है कि इट वाज लॉन्च इन द ईयर 2015, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में लागू किया गया। दूसरा यानी बी कह रहा है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जो चौथा फेज है 4.0 या 4.0 जिसको बोलेंगे, उसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है बजट स्पीच में 2023 में। और तीसरा जो सी है वो कह रहा है कि 8 की कंपोनेंट है स्कीम के, स्कीम के कितने की कंपोनेंट है, 8 की कंपोनेंट है। और डी ये कह रहा है कि स्कीम जो है मध्य प्रदेश में उसका इंप्लीमेंटेशन जो है एमपीएसएसजीईजी भी करेगा, दैट इज मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड, मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड। डी सी, आपने दो बताए पीयूष, कौन से गलत है आपको बताना है। बताइए जल्दी से। मैंने सुना है जो मुझे वही लगा है। अच्छा आपने सुना नहीं है, ओके। डी कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं स्टार्ट हो गया है। देखो इसमें पहला तो सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा जो है वो गलत है ना। आप देखो, मुझे आप ये बताओ कि मैंने आपको कितनी बार बताया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में 3 कंपोनेंट है। एक क्या है, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग एसटीटी, दूसरा क्या है आरपीएल रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, और तीसरा क्या है एसपीज स्पेशल प्रोजेक्ट्स। ये 3 की कंपोनेंट्स है, तो तीसरा तो गलत है ही ना। ठीक है, बाकी जो है 2015 में आया, अभी बजट स्पीच में सही बात है, इसकी घोषणा भी हुई थी। और ये
मध्य प्रदेश में एमपीएसएसडीईजीबी, यहाँ पर एमपी में इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कोई एक बॉडी नहीं है। एमपीएसएसडीईजीबी भी करता है, एसएसडीएम भी करता है, क्योंकि स्टेट अथॉरिटी जो है उसको भी कुछ काम इसमें सौंपा गया है। स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन को भी काम सौंपा गया है, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए इसमें मल्टीपल अथॉरिटीज हैं जिनको अलग अलग लेवल पे अलग अलग फेजेस में काम दिए गए, है ना। कुछ फेजेस में कुछ काम एसएसडीएम को मिला, कुछ दूसरे फेज में कुछ काम एमपीएसएसडीईजीबी को मिला। तो जो थर्ड पॉइंट है आपका, ये तो इनकरेक्ट है, क्योंकि 8 की कंपोनेंट नहीं है, 3 की कंपोनेंट है, जिसके बारे में अपन ने बात की थी। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग एंड स्पेशल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो बाकी जो ये 3, ये तो ठीक है 2015 में लॉन्च हुआ, इसके बारे में अभी भाषण भी हुआ, मतलब इसको लॉन्च तो नहीं, लेकिन इसका डिक्लेरेशन उस समय हुआ था, अनाउंस की गई थी जब बजट स्पीच आई थी, तो इसका अनाउंसमेंट हो गया था उस टाइम पे। तो ये उसी टाइम का बोल रहा है कि उस टाइम अनाउंसमेंट हुआ था, और 8 की कंपोनेंट नहीं है इसमें, 3 ही है। और बाकी ठीक है, इसको इंप्लीमेंट करने वाली अलग अलग बॉडीज है, एसएसडीएम भी करती है, एमपीएसएसडीईजीबी भी करती है, ठीक है। अगला, which of the following statement is incorrect among the components of national apprenticeship promotion scheme? एनएपीएस का क्वेश्चन है ये, बेसिकली ये क्वेश्चन का है, एनएपीएस का है। एनएपीएस का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि 4 यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं, इनमें एनएपीएस का कंपोनेंट कौन सा नहीं है, इनकरेक्ट वाला बताना है। ए लिखा है कि दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2016 टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, टेक्नोलॉजी एंड एडवोकेसी सपोर्ट। बी कह रहा है कि अंडर द स्कीम अ फिक्स्ड स्टाइपेंड विल बी शेयर्ड पर मंथ। सी कह रहा है मैक्सिमम 7,500 रुपीज इज द बेसिक ट्रेनिंग कॉस्ट। एंड डी कह रहा है कि द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 वाज एबॉलिश्ड फॉर दिस स्कीम। शुभम बता रहे सी, ओके। एनएपीएस के बारे में कौन सी बात गलत है, आपको गलत वाली बतानी है इनमें से। ये कह रहा है कि 2016 में इसको शुरू किया गया था ताकि फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा सके, टेक्नोलॉजी और एडवोकेसी का सपोर्ट दिया जा सके। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि इसमें फिक्स स्टाइपेंड हर महीने मिलेगा, जो भी इसमें एडमिशन लेगा एक फिक्स स्टाइपेंड जो हर महीने मिलेगा। दूसरा, इसमें ट्रेनिंग की कॉस्ट जो है वो मिनिमम 7500 रुपए रखी गई है, कम से कम 75 रुपए बेसिक, 7500 रुपए यानी 7500 रुपए बेसिक ट्रेनिंग कॉस्ट है। और चौथा यह है कि इस स्कीम के लिए, जब स्कीम आई तो इस स्कीम के लिए जो अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 का बना हुआ था, इसको रिपील कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 जो है उसको रिपील या एबोलिश कर दिया एनएपीएस स्कीम के लिए। एटीएस, हाँ एटीएस को एबोलिश कर दिया गया। सो द करेक्ट आंसर इज डी। कहां एबोलिश किया है तो सही, डी इज द करेक्ट आंसर। डी जो है वो इनकरेक्ट है, ये एक तभी भी है, इससे स्कीम चल रही है ना। हाँ ये सही है कि इसको 2016 में एनएपीएस को लागू किया गया, मतलब 2016 में ये लागू हुआ, और इसका जो उद्देश्य है वो बेसिकली फिनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल और एडवोकेसी सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है, दिस इज करेक्ट। उसके बाद इसमें, हाँ इसमें पर मंथ स्टाइपेंड भी मिलेगा, हर महीने जो है काम के हिसाब से स्टाइपेंड जो है देने की बात की गई है, एक फिक्स अमाउंट है वो मिलेगा। ट्रेनिंग कॉस्ट भी कम से कम 7500 रुपए है, कम ट्रेनिंग कॉस्ट इसमें रखी गई है। लेकिन ये एक्ट का इससे क्या लेना देना, ये तो चल रहा है जैसा चल रहा है, ठीक है। इसको एबॉलिश वगैरह कुछ नहीं किया, तो डी जो है वो इनकरेक्ट है। अगला देखते हैं, एनएक्यूएस जो है नेशनल, एनएक्यूएस जो है वॉज, ये वॉज के बीच में वो है, ये यहां पर गैप है बेसिकली, वॉज के बाद। द एनएक्यूएस वॉज नोटिफाइड फॉर द फर्स्ट टाइम इन, एनएक्यूएस को पहली बार कब नोटिफाई किया गया, ठीक है। और आपको ईयर दिए हुए हैं वो आपको बताने, एनएक्यूएस जो है उसको कब पहली बार नोटिफाई किया गया। अरे ठीक है, तो ये आपको बताना है कि पहली बार ये कब इंप्लीमेंट हुआ है।
अरे ये मिसप्रिंट हो गया ना, एनएसक्यूएफ है ये, सॉरी सॉरी, ये मिसप्रिंट हो गया, ये अपना एनएसक्यूएफ है, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। मिसप्रिंट है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, एनएसक्यूएफ है ये, गलती से मिसप्रिंटेड हो गया होगा, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, उसका आपको बताना है, एनएसक्यूएफ, एनएसक्यूएफ, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये कब पहली बार नोटिफाई किया गया, ये बताना है। एनएसक्यूएफ बेसिकली, एनएसक्यूएफ नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो है अपना, नेशनल स्किल्स, इसके बारे में मैंने आपको बताया ही है, क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, इसको पहली बार कब नोटिफाई किया गया, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, दैट इज एनएसक्यूएफ। तो इसमें ऑप्शंस है 2013, 2014, 2015, 2016। यस करेक्ट, एकदम सही, ए फॉर आगरा, दैट इज 2013। 2013 में इसको लागू किया गया, इसमें 10 लेवल से आपको पता ही है, ठीक है। तो पहली बार एनएसक्यूएफ जो है उसको कब लॉन्च किया गया,